लास्ट वीडियो में अपन ने विकास की मूल संकल्पनाएं पढ़ी थी, जिसमें अपन ने विकास का अर्थ और विकास और वृद्धि में अंतर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। यूनिट 3 अपन पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। इस पे अपन विकास की दिशा, गति, विभेदीकरण, एकीकरण, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं प्रस्तावना से। ये बता रहा है कि विकास जो कई कारकों से प्रभावित होता है और इन कारकों को 2 वर्गों में रख सकते हैं अपन। पहला आनुवांशिकता और दूसरा परिवेश। मतलब जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो या तो आनुवांशिकता से रिलेटेड होंगे या फिर अपने वातावरण से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इस यूनिट में अपन पढ़ने वाले हैं कि विकास के सिद्धांत। अपन विकास के सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। इसमें आनुवांशिकता और परिवेश का अर्थ समझेंगे और ये बता सकेंगे कि इन दोनों परस्पर मिलकर विकास के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं। आइए विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं। तो अपन ने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि जो विकास है वो क्रमिक और प्रगतिशील होता है और इसके परिणाम स्वरूप जो स्थित मतलब टिके रहने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको विकास बोलते हैं अपन। ठीक है, इस भाग में अपन विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि विकास जो है किन किन से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले विकास की दिशा। विकास की दिशा जो है विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। देखो, विकास जो है 2 तरीके का बताया गया है। पहला शारीरिक और क्रियात्मक, और ये जो दोनों विकास हैं वो 2 दिशाओं में होते हैं। पहली दिशा है सिर से पैर। देखो, जो विकास होता है ना बालक में, वो सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से पैर का मतलब क्या है कि संरचना और प्रकारों में सुधार सर्वप्रथम सिर वाले हिस्से में होता है, तत्पश्चात धड़ में सुधार होता है और अंततः सुधार टांगों वाले क्षेत्र में होता है। मतलब देखो, ये बालक का सिर है। तो जब बालक का जब विकास होगा ना, तो सबसे पहले विकास सिर में होगा और फिर उसके बाद हाथों पे पहुंचेगा, उसके बाद इस वाले एरिया में होगा, फिर जांघों में होगा, फिर लास्ट में पैरों में होगा। विकास इस गति में चलता है। ये दिशा होती है विकास की, सर से पैर की तरफ। ठीक है, तो देखो ये जो प्रक्रिया है ना सर से पैर वाली, ये अपन को जन्म से पूर्व और जन्म के बाद दोनों अवस्थाओं में देखने को मिलती है। जब बालक पैदा होता है तो अपन देखते हैं कि जो शरीर की तुलना में सिर है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं होता, खैर थोड़ा सा बड़ा होता है, और हाथ पैर और जो बाकी अंग है वो थोड़े छोटे होते हैं। और जब बालक का जन्म हो जाता है उसके बाद अपन देखते हैं कि सिर जो है वो इतना जल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा जितना जल्दी अदर ऑर्गन्स ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, देखो, जो गर्भधारण के 8 सप्ताह पश्चात भ्रूण की पूरी लंबाई का आधा हिस्सा सिर की लंबाई होता है। 8 सप्ताह के बाद जब गर्भधारण होता है उससे 8 सप्ताह के बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो हम देखते हैं कि आधा हिस्सा तो लगभग सिर है और आधा हिस्सा बाकी ऑर्गन्स है उसके। और जो सिर की ग्रोथ यहाँ पे तेज होती है, लेकिन इस टाइम पे भी जो बाकी ऑर्गन है उनकी ग्रोथ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि इसकी ग्रोथ हो रही है तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये चलेगी, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ी धीमी गति से चलेगी। और बाकी हिस्सों का भी साथ साथ में विकास तो होगा लेकिन धीमी गति से होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि सिर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से विकसित होगा और बाकी अंग जो है वो धीमी गति से विकसित होंगे। विकास के संदर्भ में ये बताना महत्वपूर्ण है कि जब शरीर का एक हिस्सा तीव्र गति से बढ़ रहा होता है तो उसके साथ शरीर के अन्य हिस्से भी विकसित तो होते हैं, परंतु उनके विकास की दर तीव्र गति से विकसित होने वाले हिस्से की अपेक्षा धीमी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर सिर का विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ऑर्गन का विकास रुक जाएगा, या फिर बाकी ऑर्गन का विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर का विकास रुक जाएगा। विकास कंटिन्यू चलेगा, लेकिन वो धीमी गति से या तेज गति से इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि अगर सिर के विकास का टाइम चल रहा है तो बाकी ऑर्गन धीमी गति से विकास करेंगे, और बाकी ऑर्गन के विकास चल रहा है तो सिर का जो विकास है वो धीमी गति से चलेगा। देखो, जो चूँकि प्रसव पूर्व जो टाइम है उस टाइम सिर का हिस्सा जो है तीव्र गति से विकसित हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि जन्म के बाद शरीर के अन्य हिस्सों में अपेक्षाकृत ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, जन्मोपरांत विकास का केंद्र शरीर के अन्य निचले हिस्से की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। मतलब जन्म से पूर्व सिर विकसित होगा और जन्म के बाद बाकी ऑर्गन विकसित होंगे। देखो, जन्म से परिपक्व होने तक, परिपक्व मतलब जब हम उस स्टेज पे आ जाते हैं जब हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ करना बंद कर देती है, तो उस टाइम तक आने पर सिर का आकार केवल दुगना होता है। जब जन्म होता है हमारा उससे केवल दुगना होता है, जबकि शरीर के जो निचले भागों को वयस्क आकार प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। धड़ का हिस्सा जो है लंबाई में 3 गुना बढ़ जाता है। देखो, सर जो है वो डबल होता है,
लेकिन जो धड़ वाला हिस्सा वो 3 गुना हो जाता है। बाहें और हाथ जो है लंबाई में 4 गुना, और टांगे और पैर की लंबाई 5 गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना थोड़ी। शारीरिक विकास यहाँ पे पूरा हो गया। अब देखो क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का भी वही दिशा है, सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर की तरफ मतलब जब बालक पैदा होता है तो आप देखते हैं कि सबसे पहले बालक अपनी गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है। जब उसकी गर्दन कंट्रोल हो जाती है उसके बाद वो अपने धड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब बैठना सीखता है। उसके बाद वो अपनी टांगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब ये दिशा दोनों में चलेगी, शारीरिक विकास में भी और क्रियात्मक विकास में भी। देखो सर्वप्रथम वो अपने आँखों हाँ ये रहा, सिर वाले क्षेत्र की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है और इसी के फलस्वरूप आंखें और चेहरों की गतिविधि नियंत्रित होती है। इसके बाद गर्दन की मांसपेशियां नियंत्रित करता है, बाद में धड़ और बाजू, और अंत में टांगों की मांसपेशियों पर नियंत्रण होता है। इसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि बैठ पाने की योग्यता अर्जित करने से पूर्व बालक जो है सिर को टिकाना सीखता है, और चलना सीखने से पहले वो बैठने के योग्य होता है। इसके बाद इसकी दूसरी दिशा देखते हैं। दूसरी दिशा है शरीर के मध्य भाग, मध्य से बाहर की ओर, यानी विकास की प्रगति बहिर्गामी है। कैसी है? बहिर्गामी, अंदर से बाहर की तरफ होती है। देखो इस चित्र में दिखाया गया है, ये जो सेंटर है अपने शरीर का, अक्ष जिसको अपन बोलते हैं, और जो विकास है वो सर से पैर की तरफ होगा और अंदर से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, मतलब अगर पहले सर कंट्रोल करेगा बालक, उसके बाद ये वाला एरिया धड़ कंट्रोल करेगा, बैठना सीखेगा, उसके बाद टांगों पे कंट्रोल होगा। इसी के साथ पहले जब देखते हैं अपन गर्भावस्था में, तो पहले ये वाला जो पास वाले पार्ट है, जैसे हार्ट है और लंग्स हैं, गुर्दे है ना, और ये वाले जो ऑर्गन है वो पहले विकास करते हैं। इसी के साथ जब जन्म के बाद अपन देखते हैं तो बालक शुरू में कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए पूरे हाथ का यूज़ करता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है, कोहनी तक के हाथ का यूज़ करना सीखता है, और थोड़ा बड़ा होता है कलाई तक के हाथ, और लास्ट में अब अपन देखो उंगलियों का भी यूज़ करना सीख रहे हैं। उंगलियों से अब अपन को कोई चीज़ पकड़नी हो तो हम उंगलियों का यूज़ करेंगे, ना कि पूरा हाथ उस पर झपटेंगे। ठीक है, इसमें देख लेते कोई इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो गई हो तो। देखो इसमें लिखा है, जो अंग और मांसपेशियां शरीर के अक्ष के नज़दीक होती हैं, जो सेंटर है उसके नज़दीक होंगी, वो पहले विकास करेंगी, अक्ष से दूर वाली बाद में। जन्म पूर्व सिर, सुषुम्ना, हृदय, उदर पेट है ना, और जो शरीर के मध्य भाग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की बाहें और टांग जो है अक्ष से थोड़ी दूर होती है, इसलिए उसका विकास बाद में होता है। उंगलियां और पंजे और भी दूर होते हैं, तो इसीलिए उनका विकास और भी बाद में होता है। मतलब सबसे अंत में जो है उंगलियां और पंजे, इनका विकास होता है। यह सिद्धात्मक क्रियात्मक समन्वय में भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ये शारीरिक हो गया। क्रियात्मक में भी अपन सेम देख सकते हैं कि बालक पहले पूरे हाथ का यूज़ करेगा, फिर कोहनी का, उसके बाद कलाई का, और उसके बाद उंगलियों का। देखो क्रियात्मक विकास का जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो यहाँ पे दे रखा है। 3 महीने की बालिका पास पड़ी वस्तु को लेने के लिए पूरी बाह का प्रयोग करती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, अपने पास पड़ी वस्तु को पहुँचने के लिए केवल कोहनी का। इस प्रकार एक वस्तु उठाने के लिए बालिका पहले पूरे हाथ का प्रयोग करती है। वस्तु को केवल उंगलियों से उठाना वह बाद में सीखती है। इससे स्पष्ट होता है कि बालिका उंगलियों की मांसपेशियां जो कि शरीर के सिरे पर है, उसके प्रयोग से पहले कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करना जानती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विकास की गति। देखो हमने व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ी थी, उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक विशिष्ट अनुक्रम होता है विकास का, लेकिन वो अनुक्रम जो है वो व्यक्ति की भिन्नताओं पर डिपेंड करता है कि बालक वो चीज़ें कब सीख पाता है। जैसे कि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे सबसे पहले करवट लेना सीखते हैं, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना, चढ़ना, ये सब क्रमशः सीखते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में सीखते हैं। लेकिन ये कब सीखते हैं, ये अपने जो उनकी पर्सनैलिटी है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा 7 महीने में चलना सीख रहा है या फिर 13 महीने में खड़े होना। ये सारी चीज़ें उनके खुद के ऊपर डिपेंड करेंगी, लेकिन ये जो सीक्वेंस रहेगा ये फिक्स रहेगा कि बालक इसी सीक्वेंस में सीखेगा। ठीक है, प्रत्येक बालिका विकास में इन्हीं अवस्थाओं से गुजरेगी। और ये देखो संभवतः बालिका 9 महीने में चलना प्रारंभ कर सकती है और दूसरी 13 महीने में। तो इसका अर्थ ये है कि यद्यपि विकास का अनुक्रम तो निश्चित है, मतलब उनका जो सीक्वेंस है वो निश्चित है, किंतु विकास की गति में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, मतलब बालक की भिन्नताएं स्वयं की होती हैं इसमें। ठीक है, इसलिए विकास के एक विशेष चरण तक पहुंचने या एक विशेष क्षमता प्राप्त करने
की उम्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी। विकास में इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कुछ बच्चों का तो 3 वर्ष की उम्र से ही रंगों को पहचानना हो जाता है, मतलब कुछ बालक 3 वर्ष की उम्र में रंगों को पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ बालक जो है वो 5 वर्ष की उम्र में रंगों को सीखते हैं कि कौन सा लाल है, कौन सा पीला है। देखो, एक बालिका संभवतः 10 वर्ष की आयु में अपने पीरियड्स गेन कर लेती है, मतलब उसके पीरियड्स आने लग जाते हैं, मासिक धर्म आने लग जाता है ना। लेकिन कुछ बालिकाएं जिनकी 13 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म स्टार्ट होता है, कुछ होती है जिनकी 16 वर्ष में होती है, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं ये सब, ठीक है। इसी तरह बॉयज़ में दिया गया है कि कुछ लड़के तो जो है वो 12 वर्ष की उम्र में ही अपनी जो फुल लेंथ है, जितनी उनको गेन करनी होती है, वो गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ लड़के जो है 16 वर्ष की उम्र तक धीरे धीरे अपनी हाइट गेन करते हैं। इसी तरह विकास की गति में जो लिंग होती हैं वो भी भिन्नताएं क्रिएट करती है। जैसे लड़कों और लड़कियों के विकास की गति में भिन्नताएं होती हैं। जन्म पूर्व में लड़कों की तुलना में लड़की के कंकाल तंत्र में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। इस कारण जन्म के समय बालिकाओं का कंकाल तंत्र बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। लड़कियों में यौनारंभ लड़कों के से लगभग 2 वर्ष पहले स्टार्ट हो जाता है। लड़कों का अपन देखें तो यौन जो है वो 14 वर्ष की आयु पे स्टार्ट होता है लगभग, है ना, और लड़कियों के 10-12 इस एज पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं विभेदीकरण और एकीकरण, इसका मतलब क्या है। देखो, विभेदीकरण और एकीकरण को सीखते हैं तो विकास विभेदीकरण और एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो, अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन, मतलब एग से जब स्पर्म, एग और स्पर्म का जब निषेचन होता है, मतलब मिलते हैं दोनों, तो मिलके एक जायगोट के निर्माण करते हैं, ठीक है। जायगोट का निर्माण करेंगे, यह युग्मज फिर धीरे धीरे गति से कोशिकाओं में बदलता है, सेल्स में कन्वर्ट होगा ये बाद में, ठीक है। सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये सभी जो सेल्स होंगी वो एक तरीके की होंगी। उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो सेल्स होती हैं विभिन्न विशेषताएं प्राप्त कर लेती हैं और भिन्न उत्तक मतलब टिश्यू बना लेती हैं। सेल से टिश्यू बनता है ना, तो ये जो सेल्स होती हैं वो फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ प्राप्त करती है, विशेषताएं प्राप्त करती है, और उसके बाद टिश्यू मतलब उत्तक बना लेती हैं। अब ये जो उत्तक है ये होते हैं जैसे इंद्रियां, हड्डी, रक्त इत्यादि, ये सारे उत्तक हैं, टिश्यू, ठीक है। प्रत्येक उत्तक का एक विशेष कार्य होता है। हर जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, उसका एक विशेष कार्य होता है। ये विभिन्न उत्तक बाद में एक दूसरे के साथ समन्वय से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जैसे जटिल तंत्र बनाते हैं। अब देखो, जो ये टिश्यू होते हैं वो टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करेंगे। ऑर्गन मतलब एक ऑर्गन मतलब अंग, टिश्यू मिलकर अंग बनाएंगे, और ये जो अंग होंगे वो एक तंत्र का निर्माण करेंगे, सिस्टम का निर्माण करेंगे। जैसे देखो, अपने नेसल मतलब कि नाक होता है, फिर उसके बाद ट्रैकिया होता है ना, उसके बाद लंग्स मतलब गुर्दे होते हैं। ये सारे जो ऑर्गन है ये मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखो, इसमें विभेदीकरण और एकीकरण का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से देखते हैं। युग्मज एक ही प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न उत्तकों जैसे स्नायु और हड्डियों में परिवर्तित होती हैं। ये जो जायगोट होता है उसकी बहुत सारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और वो विभिन्न उत्तकों टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो टिश्यू हैं वे अलग अलग कार्य करते हैं, हड्डियां बन जाते हैं, कुछ रक्त बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विभेदीकरण। मतलब एक ही तरीके की सेल अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग विशेषताएं प्राप्त करके अलग अलग कार्य करती है, तो वो हो गया विभेदीकरण। देखो, सेल्स का विभेदीकरण हो गया ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज मिल गई। इसका अर्थ अगर सामान्य भाषा में समझे तो सरल से जटिल की ओर। इसका अर्थ है कि विकास जो सरल से जटिल की ओर होता है। देखो, जो सेल्स होती है वो सरल होती हैं, अब वो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज प्राप्त करके टिश्यू बनेंगी, उत्तक बनेंगी, कोशिकाएं जब उत्तक बनेंगी तो जटिलता की तरफ जाएंगी, और सामान्य से विशिष्ट, सेल सामान्य बताई है यहाँ पे, और जो टिश्यू उत्तक होंगे वो विशिष्ट होंगे। तो सेल से टिश्यू की तरफ जाते समय जो विकास होगा वो सरल से जटिल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और इस प्रक्रिया में आपने यह देखा कि विकास के कारण एक जैसी कोशिकाएं जो है वो जटिल उत्तकों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। अब जो ये उत्तक है, जो टिश्यू है, वो सारे मिलकर अपने विशेष कार्य करेंगे, और अपने विशेष कार्य करने के बाद ये टिश्यू मिलेंगे, मतलब अलग अलग उत्तक मिलेंगे, एक ऑर्गन बनेगा, अंग बनेगा, है ना। और जो ये अंग है ये सारे अंग मिलके और एक तंत्र का निर्माण करेंगे, सिस्टम का निर्माण करेंगे, ठीक है। और ये जो सिस्टम मतलब ये सारे टिश्यू एक हो गए ना, सारे अंग एक हो गए, साथ में मिल गए, और उसके बाद एक सिस्टम का निर्माण किया, और ये सिस्टम प्रोसेस करता है, जैसे कि श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है। ये जो तंत्रों के लिए ये सारे एक साथ मिल रहे हैं,
एकीकृत हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एकीकरण। अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों के समन्वय से जिससे एक जटिल संरचना बनती है। इसका तात्पर्य विभिन्न व्यवहार स्वरूपों के समन्वय से भी है। मतलब देखो, सब जो ऑर्गन्स हैं उनका अलग अलग व्यवहार है। जैसे अपन देखें तो दांतों का व्यवहार अलग है, उसके बाद जो अपने इसोफेगस है, मतलब जो भोजन नली है, उसका व्यवहार अलग है। फिर अपना जो पेट है उसका व्यवहार अलग है। जो अपनी आंतें हैं इंस्टेंटाइन, उनका व्यवहार अलग है। तो ये सारे अलग अलग व्यवहार के बाद भी समन्वय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और इसके कारण व्यवहार में और अधिक जटिलता आ जाती है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ एकीकृत होकर और कार्य का संचालन करते हैं। तो ये एकीकरण की प्रोसेस है। देखो दोबारा समझते हैं। जायगोट होती है, जो जायगोट है युग्मनज, उससे सेल्स बनी, कोशिका, ये सारी कोशिकाएं एक जैसी है, लेकिन इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग विशेषताएं आई और ये टिश्यू बन गए और ये अलग अलग काम करते हैं। तो वो हो गया विभेदीकरण। लेकिन जब ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर और उसके बाद एक अंग का निर्माण करके एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो तंत्र का निर्माण हो रहा है ये कहलाएगा एकीकरण। ठीक है, एकीकरण और विभेदीकरण आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद आप आगे देखते हैं। अब देखो, जो ये प्रोसेस है ना, एकीकरण और विभेदीकरण, ये सिद्धांत है, ये हर जगह देखा जा सकता है, समाज में भी देखा जा सकता है। कैसे लागू होता है समाज में? तो देखो, एक नवजात बालिका है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो सबको देखकर मुस्कुराती रहती है। इसका कारण है कि उसे विशिष्ट व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है अभी। फिर धीरे धीरे वो विभेद करना सीखेगी। अभी तो देखो सभी को ये एक मान रही है, लेकिन धीरे धीरे विभेद करना सीखेगी, माँ को पहचानेगी, सिर्फ माँ को देख के चेहरे पे मुस्कान आएगी। फिर और थोड़ी ग्रोथ करेगी ये, और उसके बाद आसपास के अपने फ्रेंड्स को या फिर अपनी फैमिली को, इनको पहचान कर, और उसके बाद वो स्माइल करेगी। तो ये हो गया विभेदीकरण। तो इस तरह समाज में भी एकीकरण और विभेदीकरण जो है वो लागू होता है। वो गंध, आवाज़, स्पर्श आदि सारी चीज़ों का एकीकरण कर लेती है और ये समझने लगती है कि सभी पहलू एक ही व्यक्ति से संबंधित है। मतलब धीरे धीरे वो ये सारी चीज़ें भी नोटिस करने लग जाती है, आवाज़, गंध, चेहरे, ये सारी चीज़ें, और उनको एकीकृत करके, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ मिला के, और फिर वो और उनको ऑर्गेनाइज करती है। जैसे देखो, अब बाहर से मम्मी आ रही है तो वो आपका नाम लेंगी, आपको पता है कि ये मम्मी की आवाज़ है। फिर आप मम्मी का चेहरा देखोगे, फिर आप उनकी पायल की आवाज़ सुनोगे, तो आप सारी चीज़ों को गैदर करके मम्मी को पहचान रहे हो ना। तो उनको एकीकृत करके और बाकी लोगों से उनका विभेदीकरण करेंगे आप, कि सारी औरतें मम्मी नहीं है, लेकिन मम्मी की पायल की आवाज़ ऐसी है, मम्मी की बोलने की आवाज़ ऐसी है, और मम्मी का चेहरा ऐसे है। तो ये विभेदीकरण हो गया, लेकिन एकीकरण, मम्मी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप मिलाएंगे तो वो एकीकरण होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, जो संज्ञान वाला विकास है, संज्ञानात्मक विकास, वो भी दोनों प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहले बालिका जो है वो भेद करना सीखेगी, किसमें? अधिक और कम में, है ना। और जब वो भेद करना सीख जाएगी, उसके बाद वो अंकों जैसी विशिष्ट संकल्पनाओं को सीखेगी, नंबर जैसी संकल्पना सीखेगी, कॉन्सेप्ट सीखेगी, और उसके बाद 1 2 3 4 आदि को समझने लगेगी। और इन सब को समझ के, इन कॉन्सेप्ट को समझ के उसको एकीकृत करेगी, अपने ज्ञान को एकीकृत करेगी, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सारी जो जटिल संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, ये सारे सीख लेगी वो। ठीक है, ऐसे देखो, 13 मंथ की एक बच्ची है, वो चलना सीखती है पहले। वो थोड़ी बड़ी होती है तो वो उस टाइम तक खेलने कूदने इनके लिए चलती है और उसे मज़ा आता है। लेकिन जब और थोड़ी और बड़ी होती है, अच्छे से सीखना जानती है, उस टाइम पे वो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए चलती है। और इस टाइम पे वो एकीकृत करती है। क्या एकीकृत करती है? चलना और वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो ये यहाँ पे भी वो एकीकृत और विभेदीकरण का नियम लागू कर रही है। इसके बाद ये एक्टिविटी दी गई है, सिर से पैर की तरफ का विकास और मध्य से सिर की तरफ का विकास। तो देखो, आरंभ में बालिका किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए पूरी बाह का प्रयोग करती है, फिर धीरे धीरे उसको उठाने के लिए कलाई, उंगली, इसका प्रयोग करने लगती है। तो ये मध्य से और सिर तक का विकास होगा, मध्य से सिरे तक का विकास। ठीक है, और बालिका पहले गर्दन की क्रिया, ये सिर से पैर तक का विकास हो रहा है, पैर की ओर विकास हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बालिका अंकों की समझ से ही जोड़ने घटाने जैसी जटिल संकल्पनाएं सीखती है, ये एकीकरण कर रही है। यहाँ पे बालिका अन्य व्यक्ति की आवाज़ से अपनी माँ की आवाज़ को पहचान रही है, ये विभेदीकरण कर रही है। ठीक है, देखो, बालक की लाइफ में कुछ ऐसे टाइम होता है जो बालक के विकास के लिए निर्णायक अवधि का काम करता है। जैसे कि ये अवधियाँ, जब बालक अपने परिवेश की परिस्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है, तो ये अवधि निर्णायक या फिर संवेदनशील अवधियाँ कहलाती है। देखो, कई बार क्या होता है, फैमिली में एक स्टेज पे आने के बाद बच्चा सारी चीज़ों को समझने लग जाता है। अगर पेरेंट्स के बीच मतभेद चल रहा है तो उसके पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। तो ये उसके लिए एक निर्णायक अवधि है कि उस दौरान उसने जो देखा वो चीज़ उसने अडॉप्ट की और उससे
उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई, वो लड़ाई को देखकर सहम गया या फिर उसका वो चिड़चिड़ा हो गया, क्या हुआ, ये वाली चीज़ निर्णायक अवधि के दौरान होती है। ठीक है, निर्णायक या संवेदनशील अवधि जो है जीवन की वह अवधि है जब परिवेशी स्थितियां बालिका के विकास को अधिकतम प्रभावित डालती हैं। जैसे कई बार अपन देखते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। क्यों है वो चिड़चिड़ा? क्योंकि शायद उसके घर का माहौल ठीक नहीं है, या फिर दूसरा बालक बहुत हंसमुख है। क्यों है? क्योंकि उसका जो घर का माहौल है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा है और उसको उस अवधि में भी खुशहाल वातावरण मिला है जब उसका जो जीवन है वो एक मैश की तरह चल रहा है। देखो, अपन जब यौवन अवस्था में प्रारंभ करते हैं या फिर जब चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं बचपन से ही, तो अपन अपन की लाइफ में वो जो आसपास की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं अपन को। ठीक है, यह अवधियाँ विकास के लिए निर्णायक होती हैं क्योंकि इस दौरान बालिका विशेष कौशल सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार होती है। जैसे कि बालक बोलना तब प्रारंभ कर पाते हैं जब उसको स्वर तंत्रों, ओष्ठों और जीभ पर नियंत्रण हो जाता है और उसका मस्तिष्क इस कार्य के लिए विकसित हो जाता है। मतलब बोलना सीखने के लिए बालक को जैविक रूप से तैयार होना आवश्यक है। जैविक रूप से तैयार होना ही परिपक्वता कहलाता है। तथापि परिपक्व होने के लिए बालक बोल सकने के लिए बालिका को भाषा सुनने का अवसर भी आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। देखो, ये निर्णायक अवधि क्या है? अब बालक की ये सारे जो अंग हैं, ये सारे तंत्र रेडी हैं। अब इस टाइम पे अगर उस बालिका को कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं मिला या उसके साथ कोई बातें करने वाला नहीं मिला या फिर उसको भाषा का ज्ञान कराने वाला कोई नहीं मिला, तो इस टाइम पे वो बालिका नहीं बोल पाएगी ठीक प्रकार से। तो इससे उसका जो विकास है वो डिले होगा, लेट होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग 12 महीने की उम्र में बालिका अपना पहला वर्ड बोल लेती है। इससे पहले यद्यपि बालिका शब्दों को समझती है परंतु वह उन्हें बोल नहीं पाती। ऐसा भरसक प्रयत्नों के बाद भी संभव नहीं होगा क्योंकि वह अभी जैविक रूप से परिपक्व नहीं है। लेकिन भाषा सुनने व बोलने के अवसर भी महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, अगर मदर अकेली है अपने बच्चे के साथ में, उसका फादर बच्चे का फादर और जो घर के अदर मेंबर है वो यूजुअली जॉब्स पे या फिर घर के बाहर रहते हैं, तो मदर के पास और कोई काम नहीं होगा, वो अपने बच्चे के साथ बातें करेगी। अब बच्चा उन बातों को सुनेगा अच्छे से। जैसे ही वो परिपक्व होगा वो बोलना स्टार्ट करने लग जाएगा, है ना। लेकिन वहीं जब सब बिजी हैं, भाई कोई बोल नहीं पा रहा, उससे बातें नहीं कर पा रहा बालक से, तो वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर पाएगा। ठीक है, देखो, अगर बालिका में परिपक्वता आ गई है कुछ सीखने के लिए और उस टाइम पे अगर उसको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी बालिका को सीखने में कठिनाई होगी। ठीक है, यदि अनुकूल अनुभव निर्णायक अवधि के बाद मिलते हैं, मतलब ये जो अनुभव है, ये अगर उसको बोलने वाला अगर उससे बातें करने वाला उसके परिपक्व होने के बाद मिलेगा, तो भाई वो धीरे धीरे ही सीखेगी ना। अभी उसने स्टार्ट ही नहीं किया है कुछ सुनना। लेकिन अगर उसके परिपक्व होने से जो उसके ऑर्गन्स है उस जैविक रूप से उसको तैयार होने से पूर्व अगर उसके साथ हम बातें करना शुरू कर दें, तो उसकी परिपक्वता आते आते वो कुछ कुछ वर्ड बोलना स्टार्ट करेगी। लेकिन हम जैविक परिपक्वता आने के बाद अगर हम उसको सारे वर्ड्स नए नए सिखाएंगे, तो भाई वो धीरे धीरे ही सीखेगी। तो इसलिए बोला है कि अगर अनुकूल वातावरण जो है वो निर्णायक अवधि के बाद मिलता है, तो बालिका को सीखने में कठिनाई होगी। इसी के साथ देखते हैं कि प्रसव पूर्व विकास में भी निर्णायक अवधियां बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि गर्भावस्था के जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, इस टाइम पे अधिकांश तंत्रों के लिए निर्णायक होते हैं। ये टाइम शरीर के अधिकांश तंत्र होते हैं उनके लिए निर्णायक होते हैं। इन 3 महीनों के दौरान अगर परिवेश जो है वो हानिकारक है या इस कारण कोई भी उस बच्चे में विकार आ सकता है। गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने प्रसव पूर्व विकास के भ्रूण और प्रारंभिक गर्भ की अवधि के अनुरूप होते हैं। इस दौरान कोशिका विभेदन, उत्तक विशिष्टीकरण और अंगों का निर्माण जो होता है, इसी अवधि में अधिकांश हानिकारक परिवेशी घटक जन्मे में बच्चे पर अधिकतम प्रभाव डालते हैं। बाद के महीनों में गर्भ परिवेशी प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील होता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि माँ के गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे में जर्मन खसरे से अंधापन, बहरापन, हृदय विकार, मस्तिष्क क्षति और भुजा संबंधी विकृति आ सकती है। लेकिन ये गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में यदि माँ इस रोग से पीड़ित होती है तो गर्भ को काफ़ी क्षति हो सकती है। लेकिन ये सब इस पर निर्भर करता है कि विकासात्मक कर्म किस विशेष अवधि में माँ इस रोग से ग्रस्त थी। देखो, एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर बालक में ये सारे विकार आ सकते हैं, तो ये सारे विकार आ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पर निर्भर करता है कि जो विकासात्मक क्रम है
उसकी किस विशेष अवधि में माँ इन सब रोगों से ग्रसित हुई थी। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में यदि माँ इस रोग से ग्रसित हुई होगी, पीड़ित हुई होगी, तो गर्भ को काफ़ी क्षति पहुँच सकती है। लेकिन गर्भावस्था के बाद के महीनों में अगर उसे जर्मन खसरा हो तो इससे गर्भ पर कोई उल्लेखनीय हानि नहीं होगी। मतलब अगर स्टार्टिंग के 3-4 मंथ मदर एकदम ठीक है, स्वस्थ है, तो बच्चे पे उस बीमारियाँ बहुत कम होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे माता की हालत ठीक नहीं है तो बच्चे के हेल्थ पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास की निर्णायक अवधि के दौरान ही अधिकतम साफ बात ये बोली गई है कि अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ माँ हेल्दी है तो बच्चा हेल्दी है। अगर स्टार्टिंग के 3 मंथ माँ के लिए हेल्दी नहीं है, एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, तो बच्चा भी अनहेल्दी ही होगा। साथ ही देखो, भावनात्मक विकास है उसकी भी निर्णायक अवधि होती है। स्टार्टिंग के 6 महीने में जो है वो बालक अपना पहला सामाजिक संबंध स्थापित करता है, वो भी अपने मदर के साथ या फिर पालनकर्ता के साथ। अगर इस टाइम पे उसको कोई भी अपनापन नहीं मिला, माता अगर स्नेहशील व्यवहार नहीं करती है, उसका पालन पोषण नहीं करती है, तो इस टाइम पे बच्चा भावनात्मक संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। और इसमें हमने देखा है बच्चा ये संबंध स्थापित न कर पाने के स्थिति में बेचैन रहता है और अपेक्षाकृत अधिक रोता है, भयभीत भी रहता है और लोगों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। ये मतलब अगर बालक का भावनात्मक संबंध भी आपको ठीक रखना है तो उसके लिए भी निर्णायक अवधि जो कि स्टार्टिंग की 6 मंथ है, उस टाइम पे मदर को पूरा अटेंशन बच्चों को देना चाहिए, स्नेहशील व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ। अब देखो, हमने देखा कि निर्णायक अवधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सर्वश्रेष्ठ समय है कोई भी चीज़ सीखने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे बच्चा कुछ नहीं सीख पाया तो इन फ्यूचर भी वो नहीं सीख पाएगा। अगर उसको परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल पा रहा है तो वो आगे भी अच्छी चीज़ें सीख पाएगा। ये जो यहाँ पे कमियाँ हैं उनसे ओवरकम कर पाएगा। अगर यहाँ पे 6 महीने तक बच्चा भावनात्मक संबंध स्थापित नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर भी वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए ज़रूरत है कि उसको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, स्नेहमयी लोग मिले उसके आसपास में, तो वो इस चीज़ को ओवरकम कर पाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि 6 महीने तक बालिका को भावनात्मक संबंध स्थापित नहीं, 6 वर्ष की बालिका है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि वो गूंगी है और माँ के साथ रहती है, गूंगी माँ है उनकी। और इस टाइम पे जो बच्ची है वो बोलना नहीं सीख पाई है, लेकिन 2 वर्ष के लिए उसको विशेष अनुदेश दिया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई और धीरे धीरे उसने बोलना शुरू कर दिया गया और 14 वर्ष की उम्र में उसकी भाषा जो है सामान्य भाषा लगने लगी। इसी के साथ बच्चा जो है वो 6 महीने तक पालनकर्ता के स्नेह से वंचित रहा स्टार्टिंग से, लेकिन धीरे धीरे उसको जब स्नेहमयी वातावरण मिला तो उसके जो लक्षण थे वो विलुप्त हो गए और वह व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना सीख गया। इसके बाद पढ़ेंगे विकास पर प्रभाव। विकास पर क्या क्या चीज़ें प्रभाव डालती हैं। तो विकास पर जो प्रभाव डालने वाले कारक है वो आनुवंशिकता और परिवेश। ये परस्पर क्रिया जो है, इनकी जो परस्पर क्रिया है वही विकास का परिणाम है, मतलब उसी का परिणाम है विकास। मैं रिपीट करती हूँ इसको, जो आनुवंशिकता और परिवेश है, इसकी जो परस्पर क्रिया है उसी का परिणाम है कि विकास हो पाता है बच्चे का। अब देखो, इन दोनों वर्ड को समझते हैं, आनुवंशिकता और परिवेश। परिवेश का संबंध बाहरी परिस्थितियों से है जो विकास को प्रभावित करती है। मतलब जो आसपास का वातावरण है ये ऑफ कोर्स विकास को तो प्रभावित करता ही है। हम परिवेश से जन्म पूर्व और जन्मोत्तर के संदर्भ में समझ सकते हैं। जन्म पूर्व का वातावरण माँ की गर्भ होती है, माँ के भोजन के प्रकार और मात्रा, उसके शारीरिक श्रम, गर्भावस्था के दौरान कोई बीमारियां या फिर जो भी दवाइयाँ माँ खाती है वो गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करती है। माँ की भावनाएं और संवेग जो है वो भी भ्रूण, ये जो चीज़ें हैं ये माँ की भावनाएं और संवेग हैं वो भी भ्रूण को प्रभावित करते हैं। इससे आगे का अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये टॉपिक छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। बाय बाय।